दोस्तों इस वीडियो को देखने वाले 80% लोगों को ये पता होगा कि ज़ोमैटो का नाम ज़ोमैटो से पहले फूडीवे था। पर अगर मैं ये कहूँ कि ज़ोमैटो का नाम फूडीवे से पहले कुछ और था और उससे भी पहले कुछ और था, तो आज हम बात करने जा रहे हैं ज़ोमैटो और उसकी जर्नी की और साथ में उनकी लर्निंग्स और उनकी स्ट्रैटेजीज़ की। तो अगर आपका खुद का एक बिजनेस है तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसमें आपके लिए कई सारी लर्निंग्स छुपी हुई हैं। ज़ोमैटो के फाउंडर दीपेंद्र गोयल पंजाब से थे और आईआईटी दिल्ली के स्टूडेंट। इनफैक्ट ये माना जाता है कि दीपेंद्र गोयल पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा तेज़ नहीं थे। उनका खुद का कहना है कि आईआईटी दिल्ली में एडमिशन एक फ्लूक था। मेरी सिलेक्शन हो गई है। हाँ, मेरी सिलेक्शन हो गई है। पर आईआईटी में एडमिशन लेने के बाद भी दीपेंद्र के ग्रेड्स को ज़्यादा बढ़े नहीं। इनफैक्ट वो एज ए स्टूडेंट हमेशा स्ट्रगल करते रहे। पर उनके अंदर एक एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट ज़रूर था। वो किसी कंपनी में एज एन इंजीनियर जॉब नहीं करना चाहते थे, बल्कि अपना खुद का कुछ बिजनेस खोलना चाहते थे। और तभी उनको एक प्रॉस्पेक्ट दिखाई दिया फूड बिजनेस में। उन दिनों डोमिनोज जैसे रेस्टोरेंट थे जो डिलीवरी करते थे, पर उनकी खुद की वेबसाइट थी, पर डिलीवरी सिस्टम इंडिया में ज़्यादा पॉपुलर नहीं था। मोरोवर, अगर किसी भी रेस्टोरेंट में फ़ोन करो और उनका मेन्यू अगर आपके पास ना हो, तो पहले आपको फ़ोन पे उनका मेन्यू समझना पड़ेगा और फिर ऑर्डर करना पड़ेगा। दीपेंद्र को ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा पेनफुल लगता था। इनफैक्ट उन्होंने इसके स्टार्टअप का आइडिया भी सोचा था, पर फिर इसे ड्रॉप कर दिया। और क्योंकि उनकी ग्रेड ज़्यादा अच्छे नहीं थे, उन्हें कॉलेज से कोई नौकरी भी नहीं मिली। और फिर कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद उन्होंने अपनी खुद की एक कंपनी शुरू करी, जहां वो दूसरे रेस्टोरेंट्स के लिए उनकी वेबसाइट बनाते थे, जैसे बाकी बड़े QSR ब्रांड्स के बने थे। पर वेबसाइट बनाना एक काम है और उस पर ट्रैक्शन लाना दूसरा, क्योंकि कोई उन्हें ढूंढ ही नहीं रहा था। ढूंढ कौन रहे? अब क्योंकि अटेम्प्ट फेल हो गया, तो दीपेंद्र दोबारा जॉब्स ढूंढने निकल पड़े। अब वो IIT दिल्ली के ग्रेजुएट भी थे और उनके पास थोड़ा बहुत एंटरप्रेन्योरल एक्सपीरियंस भी था। तो ये देखकर बेन एंड कंपनी ने उनको हायर कर लिया। पर हायर होने के बाद भी खुद का बिजनेस करने का जुनून उनके अंदर से खत्म नहीं हुआ। और फिर बेन एंड कंपनी ज्वाइन करने के बाद वीकेंड्स पे दोबारा इस फूड बिजनेस पे काम करना शुरू किया। उन्होंने अपनी खुद की वेबसाइट बनाई, जहां लोग दिल्ली के अलग अलग रेस्टोरेंट्स को ढूंढ सकते थे और उसका मेन्यू देख सकते थे। और 2008 में इसका बीटा वर्जन लॉन्च हुआ, delhifoodies.com, जो कि खास तौर पे सिर्फ दिल्ली के लिए बनाया गया था। और कुछ टाइम बाद इसका नाम चेंज किया गया foodlet.in में। पर यह भी एक गलती थी। क्यों? क्योंकि .com वाले बिजनेसेस को इंडिया में ज़्यादा ढूंढा जाता था और .in इतने पॉपुलर नहीं थे। इसलिए उन्होंने अपना तीसरा नाम रखा foodiebay.com। है ना मज़े की बात? पर इस वेबसाइट का भी अगर किसी को पता हो तो इस पर ट्रैक्शन आए। तो एक दिन दीपेंद्र ऑफिस के लंच आवर्स में अपनी वेबसाइट का ट्रैक्शन देखने लगे और उनको देखा पंकज चड्डा ने। पंकज चड्डा ना सिर्फ बेन एंड कंपनी में उनके कोलीग थे, पर IIT दिल्ली के एल्यूमनाई भी। तो इसलिए दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते भी थे। तब दीपेंद्र ने पंकज के साथ अपनी पूरी स्टोरी शेयर करी। पंकज को ये स्पेस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी और दीपेंद्र ने उनको अपना को-फाउंडर बनने का ऑफर दिया, जो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। अब दोनों वीकेंड्स पे जोरों शोरों से काम करने लगे। और क्योंकि ऐसे कई सारे प्लेयर्स थे जो फूड इंडस्ट्री में एंटर करना चाहते थे और धीरे धीरे ग्रो कर रहे थे, दीपेंद्र और पंकज को और ज़्यादा जल्दी थी। उनके कॉम्पिटिटर्स उस टाइम थे मुंबई बेस्ड पब, बैंगलोर बेस्ड हंग्री बैंगलोर, पुणे का टेस्टी खाना और दिल्ली बेस्ड प्लान फॉर मी, बाइट क्वेस्ट, प्लेस टू डाइन। इतने सारे प्लेयर्स के मार्केट में आने के बाद न्यूज़ में फूड टेक स्टार्टअप्स की बात फैल गई और उसके बाद लोगों ने फूडीबे को कवर किया, जिससे लोगों को इसके एग्जिस्टेंस का पता चला और फिर उनके वेबसाइट का ट्रैफिक बढ़ा और अब फूड आउटलेट्स ने भी उनके साइट पे मेन्यूज़ अपलोड करना शुरू कर दिया, जिससे उनको और भी कस्टमर्स अप्रोच करने लगे। और दिल्ली में सक्सेस के बाद उन्होंने अपने सर्विसेज अब कोलकाता और मुंबई में लॉन्च की। अब उन्हें इस बिजनेस से बैनर एडवर्टाइजमेंट के फॉर्म में बेन एंड कंपनी की सैलरी से ज़्यादा रेवेन्यू आने लगा था और अब ये वीकेंड प्रोजेक्ट बन गया फुल टाइम एंटरप्रेन्योरशिप में। इस समय उनके पास मंथली 1 लाख से ज़्यादा यूजर्स थे और जो कंपनी अभी तक बूटस्ट्रैप थी, यानी उनका खुद का पैसा लगाया हुआ था, अपनी पहली फंडिंग रेस करने को तैयार थी। संदीप बिखचंदानी, जो कि इन्फो एज कंपनी के फाउंडर थे, उन्होंने फूडीबे के बारे में सुना और दीपेंद्र गोयल को एक ईमेल लिखा कि वो उनसे आके मिले। पहले तो दीपेंद्र ने उस मेल को स्पैम समझ के इग्नोर ही कर दिया, पर 2 दिन बाद उनको अचानक से वो मेल दोबारा स्ट्राइक हुआ कि वो जिस तरीके से लिखा गया था उसमें एक अथॉरिटी थी। वो मेल दोबारा खोलकर जब उन्होंने अपनी गलती रियलाइज़ की तो उसका रिप्लाई भेजा और संजीव ने उनको ऑफिस आके मिलने को कहा। इन्फो एज वही कंपनी है जिसकी सब्सिडरी
naukri.com, jeevansathi.com, shiksha.com और 99acres.com है। जब दीपेंद्र संजीव से उनके ऑफिस जाकर मिले तो उन्होंने इस स्पेस के बारे में उनसे बहुत बात की। तब दीपेंद्र ने बताया कि वो और पंकज एक राउंड रेस करने में इंटरेस्टेड हैं $1 मिलियन का। संजीव ने तब इस आइडिया में दम देखा जो कि कई इन्वेस्टर्स ने इग्नोर किया और उनको $1 मिलियन का इन्वेस्टमेंट दे दिया। और अब आया इस कंपनी का एक मेजर चेंज। संजीव ने दीपेंद्र से ये पूछा कि उन्होंने इस कंपनी का नाम foodebay.com क्यों रखा है। तब दीपेंद्र ने उनको अपनी पूरी स्टोरी बताई। तब संजीव ने उनको सजेस्ट किया कि वो अपना नाम सबसे पहले चेंज करें क्योंकि उनके आखिरी 4 कैरेक्टर्स eBay कंपनी से मैच करते हैं। तो अब वो साथ ही साथ नाम भी चेंज करने में लग गए और उनको एक यूनिवर्सल चीज़ चाहिए थी क्योंकि उनके अब एम्बिशंस ये थे कि इसको एक ग्लोबल ब्रांड बनाना है। तो उनके दिमाग में आया टमाटर यानी टोमेटो और उसके नाम को थोड़ा सा ट्वीक किया और इस कंपनी का चौथा नाम रखा गया ज़ोमैटो। लकीली नाम चेंज करने से 5 दिन पहले ही उनको eBay कंपनी से नाम चेंज करने का नोटिस आ गया। तो उन्होंने अपने आप को लकी समझा और संजीव को काफ़ी क्रेडिट दिया। इसके बाद भी कई फंड रेजिंग राउंड्स हुए और 2013 तक सेक्वाया कैपिटल ने कंपनी में 35 मिलियन की इन्वेस्टमेंट कर दी। फूड डिलीवरी ज़ोमैटो इंडिया में तब लेके आया जब फूड टेक स्पेस इंडिया में पॉपुलर भी नहीं था। हम फर्स्ट। इनफैक्ट स्विगी जैसी कंपनीज तो इंडिया में 2014 में आई। ये कंपनी आगे और प्रोग्रेस करती रही और 2021 में फाइनली पब्लिक हो गई। पर इसके फाउंडर्स की इसकी स्टोरी से, इसकी जर्नी से क्या क्या लर्निंग्स रही, आइए डिस्कस करते हैं। 2012 में उन्होंने जब मुंबई बेस्ड स्टार्टअप बर्ब को बीट किया तो उनके पास 2 चॉइसेस थी। या तो वो और वर्टिकल्स लॉन्च करें और अपने आप को फूड बिजनेस से ही कंस्ट्रेंट ना रखें या फिर इसी बिजनेस को बाकी कंट्रीज में लॉन्च करें। क्योंकि उन्होंने इस बिजनेस में एक्सपर्टीज हासिल कर ली थी, उन्होंने और वर्टिकल्स नहीं पर इसी बिजनेस को आगे बढ़ाने की सोची। दूसरा, अगर आप अलग अलग कंट्रीज में लॉन्च करते हैं तो जिस तरह एक जोग्राफिकल लोकेशन में काम चला है वैसे ही दूसरे जोग्राफिकल लोकेशन में नहीं चलेगा क्योंकि लोग बदलते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर बदलता है, पर कैपिटा इनकम अलग होती है और बिजनेसेस भी अलग तरीके से चलते हैं। और इसलिए जब उन्होंने इनिशियली 10 कंट्रीज में लॉन्च किया वो उनमें से 5 में फेल हो गए। ज़ोमैटो आज 24 देशों में एक्टिव है। तीसरा, इन्वेस्टर रिलेशंस। करेक्ट, कोऑपरेटिव और ट्रस्ट वर्दी इन्वेस्टर्स से इन्वेस्टमेंट उठाना बहुत इंपॉर्टेंट है। दीपेंद्र आज भी यही कहते हैं कि वो कभी भी फॉल्स फिगर्स नहीं प्रेजेंट करते, अपने इन्वेस्टर्स के साथ ट्रांसपेरेंट रहते हैं, उन्हें सिस्टम का पार्ट बनाते हैं और बदले में इन्वेस्टर्स भी उन्हें उतना ही ट्रस्ट करते हैं। अगर किसी मार्केट में बड़े प्लेयर्स हैं तो उस मार्केट में घुसना बहुत मुश्किल है क्योंकि उस मार्केट में लोकल प्लेयर्स के साथ उनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा। और यही एक अनकही अंडरस्टैंडिंग थी उनकी और यूएस के येल्प के बीच में, जहां वो चाह के भी उनकी जगह नहीं ले पाए और जहां जहां पॉसिबल था वहां पर उन्होंने छोटे लोकल प्लेयर्स को अक्वायर करके एक्सपैंड करना शुरू किया। हायरिंग ऑफ द टॉप मैनेजमेंट। ज़ोमैटो का मानना है कि टॉप एग्जीक्यूटिव्स की हायरिंग बेस्ट होनी चाहिए, चाहे उसके लिए उन्हें जितना भी रुकना पड़े, क्योंकि अगर ये हायरिंग गलत हो गई तो पूरा कल्चर डूब सकता है। और छठा, डिसिप्लिन। टाइम पे आना, डेडलाइंस फॉलो करना एक ग्लोबल कंपनी की निशानी है। अगर नहीं तो आपका स्टार्टअप कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा और ऐसे में टीम वर्क कल्चर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दैट वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ हिट द लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बटन डाउन बिलो। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी ब्रांड या एंटरप्रेन्योर पे कोई स्टोरी कवर करें तो प्लीज़ डू लेट अस नो इन द कमेंट्स, वी विल बी मोर देन हैप्पी टू डू सो। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन, टेक केयर, गुड बाय।